Factors on which ionization enthalpy depends. First factor is atomic size. First factor is atomic size. इसके अंदर लिखो ionization enthalpy decreases. Ionization enthalpy decreases with increase in atomic size. This is because as the size increases, the force of attraction decreases. The force of attraction between nucleus and outermost electron decreases. Hence, less energy is required to remove the outermost electron, leading to decrease in ionization enthalpy. तो फर्स्ट फैक्टर हमारा एटॉमिक साइज था. Then the second factor was nuclear charge. जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा अट्रैक्शन बढ़ेगी तो मुश्किल होगा, ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी. आयोनाइजेशन एंथैल्पी, जिसको हम डेल्टा एच आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इट इंक्रीजेस with increase in nuclear charge. With increase in nuclear charge, because greater the nuclear charge, greater the nuclear charge, greater will be the force of attraction. Greater will be the force of attraction. Hence, more energy is needed to remove the electron. Third factor is penetration power. More the penetration power, more is the ionization enthalpy. More is the ionization enthalpy. And हमने कल देखा था कि penetration power decreases in the order
डिक्रीजेज इन द ऑर्डर, यानी कि एस को सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन पावर होती है, देन इलेक्ट्रॉन इन पी, देन इलेक्ट्रॉन इन डी, देन इलेक्ट्रॉन इन एफ. Then fourth effect was shielding effect और स्क्रीनिंग इफेक्ट, जो मैंने बताया था कि अंदर के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियर चार्ज को शील्ड कर देते हैं, बाहर नहीं जाने देते. दिस इज द फिनोमेना, दिस इज द फिनोमेना which occurs when nuclear charge reduces its force on the valence electrons due to presence of inner electrons. तो मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया था कि इनर इलेक्ट्रॉन्स आर लाइक योर सिबलिंग्स, जो आपको अपनी मम्मी पापा की डांट से बचा भी सकते हैं. द चार्ज फेल्ट ऑन, यही हो गया बात. द चार्ज फेल्ट बीमार है ना वो, क्या कह रही. हाँ हाँ, मेरे को भी उसकी मम्मा कह रहे थे कि वो ना थोड़ा ठीक नहीं है. द चार्ज, हाँ मेरे को भी बोला था उसकी मम्मा ने कि वो 8 से आएगी, क्या पता. इज कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना इलेक्ट्रॉन के ऊपर लग रहा है, दैट इज कैलकुलेटेड एज न्यूक्लियर चार्ज माइनस स्क्रीनिंग कांस्टेंट Z minus sigma. As screening effect increases, ionization enthalpy decreases. And the last factor was electronic configuration. Fifth factor was electronic कॉन्फ़िगरेशन. इसमें हमने देखा था कि जिन एलिमेंट्स की स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है, लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस या फुली फिल्ड होती है, उनको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है. इफ कॉन्फ़िगरेशन इज हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड, that is extra stable, then ionization enthalpy
is more than expected. जैसे इसमें मैंने एग्जाम्पल दिया था नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का. नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन होती है आउटर मोस्ट वाली 2s2 2p3. तो ये हाफ फिल्ड है, तो इसको एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ रही थी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए. It requires more energy to lose electron as it is already stable. तो इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी मोर आ रही थी, और जबकि ऑक्सीजन ऐसी फॉस्फोरस को भी ये 2s2 2p3 है, वो 3s2 3p3 है. तो जितने भी हाफ फील्ड वाले हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी स्टेबल होते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करना चाहते, तो उनको हमें मोर आयनाइजेशन एंथैल्पी देनी पड़ती. तो ये कई बार थ्योरी क्वेश्चन आ जाता है कि गिव ऑल द फैक्टर्स. तो कल हमने ये सारे डिस्कस कर लिए थे. आप लिख रहे हो तो आप इसको याद भी कर लेना. मोर देन सफिशिएंट ले लेना. एमटीजी वाली है, मतलब इधर नहीं है, ले आऊंगी कल. घर पे है क्योंकि नीट वाले बच्चे इधर पढ़ने नहीं आते थे ना, घर आते. लिख लिया सबने ये? उसके बाद एक क्वेश्चन हमने करा था, हाउ आयनाइजेशन एंथैल्पी वेरीज अलोंग द पीरियड. हाउ आयोनाइजेशन एंथैल्पी वेरीज अलोंग द पीरियड. तो पीरियड में साइज डिक्रीज होता है तो ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है. सो एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, माई नोट्स आर सफिशेंट. अगर आपको बुक से नहीं पढ़ना, आप मेरे सिर्फ नोट्स भी पढ़ जाओगे तो आपको बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. बुक यू कैन ओनली रेफर फॉर प्रॉब्लम्स और प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए, या एंड में जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन दे रखे होते हैं. तो अगर आप मेरे नोट्स पढ़ लोगे चैप्टर 3 के तो आपको बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. As we move from left to right, ionization enthalpy increases. क्यों ज़्यादा देनी पड़ेगी? क्योंकि जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे साइज डिक्रीज हो जाएगा. डिक्रीज हो जाएगा तो आउटर मोस्ट शेल न्यूक्लियस के पास आ जाएगा. न्यूक्लियस उसको पकड़ के रखेगा तो ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी. आई होप यू रिमेंबर. तो एक्सप्लेनेशन क्या है? कि as we move from left to right, as we move from left to right, size decreases and nuclear charge increases, which increases the attraction
which increases the attraction of outermost electron to the nucleus. Hence, more and more energy is required to remove the electron, making ionization enthalpy more ongoing from left to right इन अ पीरियड। यानी कि ये कह रहे हैं कि लिथियम है, लिथियम से छोटा बेरिलियम, बेरिलियम से छोटा बोरोन, बोरोन से छोटा नाइट्रोजन। तो जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो दो चीज़ें हो रही हैं, एक तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है 3, 4, 5, 6, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7। तो साइज डिक्रीज होता जा रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना मुश्किल होगा, तो ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो दैट इज़ व्हाट दे आर ट्राइंग टू से कि पीरियड का ट्रेंड क्या है। कि साइज डिक्रीज कर रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना मुश्किल हो जाएगा, तो ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। बट वी डू हैव सम एक्सेप्शंस। पहली एक्सेप्शन थी जब हम बेरिलियम से बोरोन जा रहे हैं तो ज़्यादा एनर्जी बोरोन को देनी चाहिए, पर देनी किसको पड़ रही थी? बेरिलियम, क्योंकि बेरिलियम में इलेक्ट्रॉन किस में से रिमूव करना पड़ रहा था? 2s, याद है? अगर हम पीरियड में देखें तो बेरिलियम में 4 न्यूक्लियर चार्ज है और बोरोन का न्यूक्लियर चार्ज कितना है? 5। तो इसमें से मुश्किल होना चाहिए था, बट इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना इजी क्यों था? इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी लो क्यों आ रही थी बेरिलियम में से? क्योंकि बेरिलियम में इलेक्ट्रॉन हमें किस में से रिमूव करना है? 2s, विच इज डिफिकल्ट। बोरोन में इजी क्यों था? क्योंकि उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना था 2p में से। याद आ गया कि वैसे हमें ज़्यादा एनर्जी बोरोन को देनी चाहिए, क्योंकि पीरियड में एनर्जी बढ़ती है क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। लेकिन जब हमने देखा कि बेरिलियम में तो ऑपोजिट हो रहा है कि बोरोन से ज़्यादा एनर्जी किसको देनी पड़ रही है। ये एक्सेप्शन थी, और मैंने कहा था कि क्वेश्चन एक्सेप्शंस में से ही आते हैं कि ऑल्दो न्यूक्लियर चार्ज दिलशान किसका ज़्यादा है? बोरोन का। मतलब बोरोन के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन बैठे हैं? 5। तो ये इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा पकड़ के बैठे होंगे एज कंपेयर टू बेरिलियम, क्योंकि बेरिलियम में तो न्यूक्लियर चार्ज सिर्फ कितना है? 4। तो बेरिलियम में इजी होना चाहिए था इलेक्ट्रॉन रिमूव करना बोरोन के कंपैरिजन में। पर जब देखा गया कि बेरिलियम को ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है, क्योंकि बेरिलियम में इलेक्ट्रॉन कौन सी सबशेल में से रिमूव करना है? s, 2s, और बोरोन में से किस में से रिमूव करना है? 2p। और कल मैंने बताया था कि अगर इलेक्ट्रॉन s में बैठा है वो न्यूक्लियस के ज़्यादा पेनिट्रेटेड होगा। एक फैक्टर आयनाइजेशन एंथैल्पी का हमने पढ़ा था, पेनिट्रेशन पावर। पेनिट्रेशन पावर का मतलब था कि कुछ सबशेल्स होती हैं जो न्यूक्लियस की तरफ ज़्यादा क्लोज होती हैं, जैसे s। बोरोन में से मुश्किल इसीलिए नहीं हुआ इलेक्ट्रॉन रिमूव करना, क्योंकि आपको इलेक्ट्रॉन कौन सी सबशेल में से रिमूव करना है? इधर देखो 2, विच इज इजी। बट बोरोन में मुश्किल क्यों हो गया? सॉरी, बेरिलियम में मुश्किल क्यों हो गया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन किस में से रिमूव करना है? 2s, विच इज डिफिकल्ट। तो मैंने कल भी बोला था कि एक्सेप्शंस पे बहुत ध्यान देना, क्योंकि इस चैप्टर में से क्वेश्चन एक्सेप्शंस पर ही आएंगे, चाहे असर्शन बना के ही आ जाए कि आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ बेरिलियम इज मोर देन बोरोन,
तो अगर आपको एक्सेप्शन याद होगी आपको याद आ जाएगा कि हाँ ट्रू, बेरिलियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी किससे ज्यादा होती है, होनी किसकी ज्यादा चाहिए थी दिलशान, बोरोन की, पर निकली किसकी ज्यादा, बेरिलियम की। और रीजन क्या निकलेगा कि बेरिलियम में इलेक्ट्रॉन इज टू बी रिमूव्ड फ्रॉम 2s which is more difficult to remove electron than to remove from 2p। तो ये मैं लिखवा भी देती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है ये कि एक्सप्लेन व्हाई बोरोन हैज लोअर आयोनाइजेशन एंथैल्पी, explain why boron has lower ionization enthalpy, explain why boron atomic number 5 मतलब नंबर ज़्यादा है but still it has lower ionization enthalpy than beryllium, जबकि बेरिलियम की कम होनी चाहिए थी क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर कम है, बट इट्स एन एक्सेप्शन, दैट इज वाई इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट, बिकॉज जब भी क्वेश्चन एक्सेप्शन पर आता ही आता है ना। नॉर्मल ट्रेंड पे क्वेश्चन क्यों आएगा, जब नॉर्मल ट्रेंड है कि घट बढ़ रही है बट जहां बढ़ने की जगह घट गई, बेरिलियम के बाद बोरोन की ज्यादा होनी चाहिए थी पर बेरिलियम के बाद बोरोन की कम हो गई, वहीं पर क्वेश्चन आएगा ना। टीचर विल नॉट ट्राई टू पुट द क्वेश्चन ऑन द जनरल ट्रेंड, ही विल ट्राई टू पुट द क्वेश्चन वेयर द ट्रेंड इज चेंजिंग। जैसे ट्रेंड था कि आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू बढ़ रही थी, बट बेरिलियम के बाद बोरोन की बढ़ने की जगह घट गई, तो उस पे क्वेश्चन आएगा तो क्यों घटी बोरोन की, क्यों बोरोन की आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हुई। तो इसका आंसर लिखो, beryllium has electronic configuration, beryllium has electronic configuration 1s2 2s2 1s2 2s2, whereas boron has 1s2 2s2 2p1। It is clear that we have to remove electron from s subshell in beryllium. It is clear that electron is to be removed from 2s in beryllium as subshell is more penetrated towards the nucleus। मैंने आपको पहले भी बताया था कि एस सबशेल न्यूक्लियस के ज़्यादा पास होती है, as subshell is more penetrated towards the nucleus than p subshell, so it is difficult to remove electron from beryllium, so it is difficult to remove electron from beryllium than boron, hence ionization enthalpy of beryllium is more than boron। ऐसी एक एक्सेप्शन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की थी कि नाइट्रोजन को ज़्यादा एनर्जी क्यों देनी पड़ती है जबकि ऑक्सीजन को ज़्यादा देनी पड़नी चाहिए, क्योंकि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर तो 7 है बट ऑक्सीजन का कितना था 8,
न्यूक्लियर चार्ज। बट नाइट्रोजन में मुश्किल क्यों होती है? क्योंकि नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 2p3 हाफ फिल्ड। नाइट्रोजन कहता है कि मैं नहीं इलेक्ट्रॉन रिमूव करूंगा क्योंकि मैं ऑलरेडी क्या हूं? स्टेबल। जबकि ऑक्सीजन आसानी से कर देगा क्योंकि उसकी कॉन्फ़िगरेशन ना हाफ फिल्ड है ना 2p4। तो एक एक्सेप्शन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का भी था। लास्ट क्वेश्चन, फिर अगला टॉपिक करेंगे। इसके बाद एक और ये वाला क्वेश्चन लिख लो, ऑक्सीजन और सेकंड एक्सेप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन हैज लोअर आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ऑक्सीजन जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है बट स्टिल इट हैज लोअर आयोनाइजेशन एंथैल्पी देन नाइट्रोजन, जबकि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कम है, इसको कम एनर्जी देनी चाहिए थी। वाई? तो आपको ऑलरेडी पता है कि दिस इज बिकॉज ऑफ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन। तो आंसर क्या लिखोगे? नाइट्रोजन हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्या कॉन्फ़िगरेशन होती है? 2p3। 2p3 मतलब दैट इज it has half filled configuration whereas oxygen has configuration 1s2 2s2 2p4 which is not so stable, hence it is easy to remove electron from oxygen but difficult to remove electron from nitrogen. Thus, ionization enthalpy of nitrogen is more now we will do the second last property of the chapter. हमने एटॉमिक साइज कर लिया, आयोनाइजेशन एंथैल्पी कर ली, अब हमारी दो ही रह गए हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अभी हम लूज कर रहे थे इलेक्ट्रॉन, अब हम क्या करेंगे? गेन। और उसके बाद लास्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो मंडे द चैप्टर विल बी ओवर, बट अगर मंडे आपका चैप्टर 1 का टेस्ट रखा हुआ है तो ट्यूसडे दिस चैप्टर विल बी ओवर। बट एज आई ऑलवेज टेल, इट्स नॉट अबाउट कंप्लीटिंग द सिलेबस, इट्स अबाउट हाउ मच वी आर गेनिंग। इसीलिए इतनी कोशिशों के बाद भी अभी तक आई एम नॉट कॉन्फिडेंट इनफ कि आपको चैप्टर 1 आता है। तो आप प्लीज़ मंडे का टेस्ट अच्छे से दीजिए ताकि आपको भी कॉन्फिडेंट आए कि एटलीस्ट चैप्टर 1 हमारा हो चुका है। इट्स नॉट कि हम आगे बढ़ रहे हैं पर हमें पीछे का नहीं आता। हमने फर्स्ट चैप्टर कर लिया, सेकंड कर लिया, थर्ड कर लिया, बट अभी तक हम फर्स्ट चैप्टर के लिए कॉन्फिडेंट नहीं है। और आपको ओवरबर्डन ना हो इसलिए मैं पार्ट्स में टेस्ट ले रही हूँ। कल भी सेकंड चैप्टर का टेस्ट जो कि हो चुका है वो तो दोबारा इसीलिए लिया जा रहा है क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों ने दिया नहीं था और जिन्होंने दिया था उनके बहुत कम नंबर आए हैं। तो आप एक बार एनालाइज करो कि किस ट्यूशन पे ऐसे हो रहा है कि हम आगे भी बढ़ रहे हैं पीछे फिर भी नहीं छोड़ रहे। कितनी बार ही फर्स्ट चैप्टर का टेस्ट ले लिया, पूरा भी ले लिया, टॉपिक वाइज भी ले लिया, मोल कंसेप्ट का अलग से ले लिया, एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाला जो टेबल वाला 5 मार्क्स का न्यूमेरिकल आना ही आना है उसका अलग चैप्टर से ले लिया। तो इतने सारे अगर आपको बेनिफिट्स या इतने सारे आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं तो आप उसका फ़ायदा उठाओ ना। ये नहीं है कि इफ़ आई एम टेकिंग मल्टीपल टेस्ट
यू स्टार्ट इग्नोरिंग द टेस्ट, या अगर आप आ रहे हो बिना पढ़े आ रहे हो फिर तो कोई फायदा ही नहीं है। ठीक है, तो डोंट फील इरिटेटेड कि मैम संडे भी टेस्ट रख रहे हो, मंडे भी टेस्ट रख रहे हो, दीज आर फॉर यू, आपके लिए प्लान हो रहे हैं ये सब। और कल संडे वाला टेस्ट कोई टेस्ट नहीं है, वो तो ऑलरेडी हो चुका है पिछले मंडे। ये तो एक आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि जिन्होंने बोर मॉडल, थॉमसन मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल 3 टॉपिक्स रिवाइज नहीं करे हैं, वो रिवाइज करके कल टेस्ट दे सकते हैं। और जब आप ऐसा करोगे ना, अभी भले आपको मुश्किल आएगी, जब आपके पेपर्स होंगे आप देखना आपको कितना कॉन्फिडेंस फील होगा कि यार केमिस्ट्री तो हमें आती है, हमें रिवाइज ही करनी है, बेशक नंबर आए ना आए बट एक कॉन्फिडेंस जरूर आएगा आपको। समझ रहे हो मेरी बात? तो डोंट फील कि मैम आर टेकिंग मल्टीपल टेस्ट एंड आई एम इरिटेटिंग यू, दिस इज फॉर योर बेनिफिट ओनली। उसके बाद मैंने ये भी ऑप्शन दिया था कि अगर कोई मल्टीपल टाइम्स नहीं आ सकता तो आप अपने मम्मा से कॉल करा दो, मैं आपको क्वेश्चन पेपर घर भी भेज दूंगी, आप उनके सामने बैठ के टेस्ट दे दो और अगले दिन मुझे आके चेक करवा लेना। ठीक है, आप इतने बड़े तो हो ही गए हो ना कि आपको अपने आप से चीटिंग करके टेस्ट दे के चेक करवा के, उससे आपको भी पता है कि आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला, इंस्टेड आपके कम नंबर आएंगे। मुझे पता होगा कि आप पे और कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है। एंड मैं हमेशा आपको इतने फ्रेंडली वे में कराती हूँ कि ठीक है नंबर कम आए हैं कोई बात नहीं, अगली बार फिर टेस्ट ले लेंगे, चलो इस बार पेरेंट्स ग्रुप में नंबर नहीं डालते। सो आई एम कोऑपरेटिंग विद यू इन ऑल द वेज, बट आप भी तो थोड़ा सा कोऑपरेट करो। अब कल मैंने शाम को टेस्ट रखा था, मैं पूछी जा रही हूँ कि हु ऑल आर कमिंग टू गिव द टेस्ट इन इवनिंग, कोई रिप्लाई ही नहीं कर रहा। मतलब मैं क्वेश्चन पेपर बनाऊं, प्रिंट आउट करवाऊं या ना कराऊं, मैं क्लूलेस हूँ। और एक ही बच्चा टेस्ट देने आया, अब मैं एक बच्चे के लिए घंटा बैठूं और फिर कल संडे फिर बैठूं। आई ऑल्सो हैव सम प्रायोरिटीज। आप मुझे सीधा लिख दो कि मैम वी कांट कम इन इवनिंग अगेन, प्लीज कीप आवर टेस्ट ऑन सम अदर डे। मैंने खुद ही डिसीजन लिया कि शायद दोबारा दोबारा आना मुश्किल लगता है बच्चों को संडे को ही टेस्ट रख लेते हैं। तो ऐसे मत करो, आप इतने बड़े हो, आपके एग्जाम्स आ रहे हैं, मैं आपको हर तरीके से आपके साथ कोऑपरेट कर रही हूँ, आपको एक्स्ट्रा क्लासेस दे रही हूँ, आप फिर भी ट्रैक में आ ही नहीं रहे हो। तो अब ध्यान ध्यान से सुनो, बोहर, रदरफोर्ड और थॉमसन का टेस्ट कल है। जिन्होंने एक्स्ट्रा क्लास नहीं लगाई उनके लिए मैंने रिकॉर्डिंग भेजी है। दिलशान, आई थिंक आपको रिकॉर्डिंग नहीं मिली क्योंकि आप ग्रुप में एडेड नहीं थे, तो मैं दोबारा रिकॉर्डिंग आज फिर सेंड कर दूंगी। और अगर मैं भूल जाऊं तो मुझे मैसेज कर दिया करो कि मैम प्लीज सेंड रिकॉर्डिंग ऑफ एक्स्ट्रा क्लास। वो रिकॉर्डिंग और पीडीएफ भी, वो रिकॉर्डिंग और पीडीएफ भी सुन लोगे ना आप, तब भी आप कल का टेस्ट दे सकते हो। ऑब्वियसली आपको बुक के न्यूमेरिकल्स भी प्रैक्टिस करने हैं, तो मैं न्यूमेरिकल्स की भी पीडीएफ बना दूंगी कि ये क्वेश्चन कल के लिए पढ़ने हैं। जो एक्स्ट्रा क्लास लिया है उसकी भी पीडीएफ भेज दूंगी, और जो न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करके आने हैं कल उसकी भी फोटो भेज दूंगी। फिर तो पढ़ के दे दोगे कल टेस्ट? कल आई हैव नॉट डिसाइडेड येट, बट फॉर श्योर सुबह सुबह तो नहीं होगा, लाइक 9 बजे तो नहीं होगा, 11 और 12 आप बता दो। फिर इवनिंग कोई आता ही नहीं है, इवनिंग रखना इवनिंग रख लो, आई हैव नो प्रॉब्लम। हाँ 4:30 रख लें, 5:30 रख लो, 5:30। अगर दिलजान आपको दूर पड़ता है आप नहीं आ सकते, आप अपने मम्मा से बात करा के मेरे से क्वेश्चन पेपर फ़ोन पे मंगा लेना, घर में बैठ के कर लेना, चाहे एक क्वेश्चन आता है चाहे 2 क्वेश्चन आते हैं, गिव द टेस्ट। कुछ भी नहीं आता फिर भी टेस्ट देने आओ, टेस्ट तो देने आओ, पता तो लगे कि हाँ हमें कितना आता है कितना नहीं आता। और वैसे भी अगर थोड़ा पढ़ के दोगे कल शाम तक, यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम, तो कुछ तो आता ही होगा, 2 नंबर का, 4 नंबर का, 5 नंबर का, स्टार्ट तो करो। और फिर परसों चैप्टर 1 का भी टेस्ट देना है। और दिलजान चैप्टर 1 का आपका सिर्फ वो एम्पिरिकल वाले क्वेश्चंस का टेस्ट होगा जो मैंने आपको कराए थे, और जो मैं आपको थ्योरी वाले क्वेश्चन बताऊंगी जो आप रीड करके दे सकते हो। ठीक है, तो थोड़ा पढ़ना शुरू करोगे तभी आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा जुलाई के एग्जाम्स में। नहीं तो आपको लगेगा कि यार 3 महीने से ट्यूशन जा रहे हैं, अप्रैल मई जून आता कुछ है नहीं, क्योंकि कराया तो मैंने ही है, 3 चैप्टर्स करवा दिए 3 महीने में, लेकिन आपने तो खुद पढ़े ही नहीं। किसी भी ट्यूशन पे आप जा रहे हो आपको तब भी आपको फायदा लगेगा अगर आप सेल्फ स्टडी करोगे। आप कहीं पे भी ट्यूशन पे जा रहे हो, वहाँ सिलेबस होता जा रहा है होता जा रहा है होता जा रहा है, अगर आप घर पे पढ़ ही नहीं रहे हो, टेस्ट दे ही नहीं रहे हो, आर यू फीलिंग कॉन्फिडेंट अबाउट दैट सब्जेक्ट, या विल यू बी फीलिंग कॉन्फिडेंट? खुद बताओ कि आप उस सब्जेक्ट के लिए कॉन्फिडेंट फील करोगे, भले ही आप उसकी
ट्यूशन पे जा रहे हो या नहीं जा रहे हो, बट आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, किस सब्जेक्ट के लिए कॉन्फिडेंट फील करोगे, जिसके लिए आप क्या कर रहे हो, सेल्फ स्टडी, है ना। तो आप प्लीज घर जाके पढ़ना शुरू करो। मैं बार बार मल्टीपल टेस्ट इसीलिए ले रही हूँ कि टेस्ट के बहाने ही सही आप पढ़ोगे तो सही, बिना टेस्ट के बहाने तो आप पढ़ते ही नहीं हो। अब मैं सीधा कल का ऑफ कर दूं भी, सीधा मंडे को चैप्टर 1 का टेस्ट है, लेकिन मैं कल आपको अपॉर्चुनिटी दे रही हूँ कि मंडे का टेस्ट जिन्होंने नहीं दिया वो उसको बोर, थॉमसन, रदरफोर्ड पढ़ो, इसी बहाने ही आप पढ़ोगे। और 3 टॉपिक है, पूरा दिन मत लगा देना, सिर्फ 3 टॉपिक के लिए घंटा 1.5 घंटा लगेगा, उसके बाद उसको छोड़ के अपना चैप्टर 1 रिवाइज करना। ये नहीं कि 4.5 टेस्ट है तो 4.5 तक बोर थॉमसन ही पढ़ते रहो और फिर कहो कि मैम हम तो वही पढ़ते रह गए थे इसलिए हमारा मंडे को चैप्टर 1 प्रिपेयर नहीं हुआ। बड़े हो गए, बिहेव लाइक दैट। चलो एनीवेज लिख लिया ये। अब हम शुरू करें थर्ड प्रॉपर्टी एंड द सेकेंड लास्ट प्रॉपर्टी फॉर द चैप्टर टू फिनिश। अच्छा, ये एक क्वेश्चन करके दिखाओगे। ये कह रहे हैं द 5 सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन निकाले हैं, 5, कि कोई एलिमेंट है, कोई तो एलिमेंट है जिसकी कितनी आयोनाइजेशन एंथैल्पीज की वैल्यूज गिवन है। मतलब पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव करा होगा जब, तो उसको एनर्जी कितनी देनी पड़ी है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, उसकी वैल्यू कितनी गिवन है, 800। हाइपोथेटिकल क्वेश्चन बनाया हुआ है। फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करा होगा, 1 मिनट, उसको कितनी एनर्जी देनी पड़ी है, 2427। फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करा है तो उसके लिए तीसरी आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू कितनी गिवन है, 3 ही दे रखी है, 5 तो नहीं दे रखी, नहीं, अच्छा 3658। और फिर जब चौथा इलेक्ट्रॉन रिमूव करा है तो चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए जो फोर्थ आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू है 25024। अब वो ये बोल रहे हैं कि इन वैल्यूज को देख के आप बता सकते हो कि इस एलिमेंट के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने रहे होंगे। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने रहे होंगे, आउटर मोस्ट। तो मोस्ट बच्चे आंसर वही देते हैं जो मन्नत ने दिया, 4, विच इज रॉन्ग। ये क्वेश्चन नीट या जेई में भी पूछा था, बच्चों को लगता है कि 4 इलेक्ट्रॉन की वैल्यूज गिवन है तो इलेक्ट्रॉन 4 ही रहे होंगे। वही कह रही हूँ कि 4 वैल्यूज दे रखी हैं, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन की आयनाइजेशन एंथैल्पी दे रखी है, तो उनको लगता है कि 4 ही रहे होंगे। ऐसा नहीं होता। अब वैल्यूज देखो, पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव करना आसान है, तभी उसको एनर्जी कितनी देनी पड़ रही है, सिर्फ 800। दूसरा और तीसरा इलेक्ट्रॉन भी आसान ही है क्योंकि 2 से 3000 तक, लेकिन जैसे तीसरे से तुम चौथे पे जा रहे हो एनर्जी कितनी देनी पड़ रही है, 25,000। इससे इंटरप्रिटेशन ये लगाई जाती है कि हो ना हो 3 इलेक्ट्रॉन तो फिर भी आउटर मोस्ट में रहे होंगे, तभी इनको रिमूव करने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ रही है वो ज्यादा नहीं देनी पड़ रही। कितनी देनी पड़ रही है, 800, 2000, 3000। लेकिन एकदम से जंप किस पे आ रहा है। कोई बच्चा कहेगा कि मैम 2000 ज्यादा ही है, 3000 ज्यादा ही है, बट सबसे ज्यादा कौन सी है। हाँ, और मेन बात ये नहीं है कि सबसे ज्यादा, मेन बात है कि थर्ड से फोर्थ जाते हुए कितना ज्यादा जंप आ रहा है, कि थर्ड को रिमूव करने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ रही है दिलचान, 3000 समथिंग, बट फोर्थ को रिमूव करने के लिए एकदम से कितनी देनी पड़ रही है। तो हो ना हो ये फोर्थ इलेक्ट्रॉन इनसे अंदर ही रहा होगा, तो आउटर मोस्ट में सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन रहे होंगे, 3। तो आंसर 3 है। आई अगेन रिपीट, ऐसे क्वेश्चन नीट जेई में भी आते हैं, आपको कुछ वैल्यूज दे दी जाती है आयनाइजेशन एंथैल्पी की। जैसे इस क्वेश्चन में 4 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए वैल्यूज दे रखी है, तो आम बच्चा यही सोचता है कि 4 वैल्यूज गिवन है तो 4 इलेक्ट्रॉन ही बाहर रहे होंगे। लेकिन ऐसे तो मैं तुम्हें 10 इलेक्ट्रॉन की वैल्यूज दे दूं तो मतलब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 10 रहे होंगे, नहीं। कभी भी वैल्यूज 4 हैं तो उससे ये नहीं जज होता कि आउटर मोस्ट शेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन रहे होंगे, 4। वैल्यूज को देख के जज होता है। जैसे तुमने वैल्यूज देखी कि पहले इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू 800 दे रखी है,
मतलब 800 एनर्जी दी होगी। दूसरे के लिए भी चलो बहुत ज्यादा नहीं दे रखी, 2000 कुछ दे रखी है। तीसरे के लिए भी थोड़ी सी मैच ही कर रही है, 2 से 3। लेकिन 3 से जब चौथा इलेक्ट्रॉन रिमूव करने पर आए तो एनर्जी 800 नहीं, 2000 नहीं, 3000 नहीं, सीधा 25,000। मतलब ये इलेक्ट्रॉन तो रिमूव करना बहुत मुश्किल हो रहा है। इसका मतलब ये आउटर मोस्ट है ही नहीं, ये अंदर चला गया। ये कहाँ चला गया है? अंदर। तो बाहर सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन रहे? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब होता है जोगिंदर? जो बाहर पड़े हैं। तो बाहर 3 पड़े हैं, 4 पड़े हैं? चौथा तो अंदर है ना। उन्होंने बता नहीं रखा, लेकिन हमने अपनी समझ से सोचा कि अगर चौथे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए 25,000 एनर्जी देनी पड़ रही है ना, तो ये बाहर नहीं होगा, ये कहाँ होगा? अंदर। तो बाहर कितने इलेक्ट्रॉन रह गए? 3। तो ये चीजें ऐसी होती हैं जो आपको समझ के करनी चाहिए। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड्स में नहीं आते, बट आपको एक कॉन्सेप्ट तो क्लियर हुआ ना कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू का मतलब सिर्फ हमेशा ये नहीं होता कि बाहर वाला इलेक्ट्रॉन ही रिमूव हो रहा है, कई बार अंदर वाला भी रिमूव हो रहा होता है। वो हमें वैल्यू देख के जज करना पड़ता है। किसको देख के जज करना पड़ता है? जैसे इस क्वेश्चन में हमने चौथे इलेक्ट्रॉन की वैल्यू जब देखी कि उसको 1000 नहीं, 2000 नहीं, 3000 नहीं, बल्कि कितनी एनर्जी देनी पड़ रही है? 25,000। तो होना हो ये आउटर मोस्ट शेल में है ही नहीं, ये कहाँ जा चुका है? इनर मोस्ट। तो आउटर मोस्ट में सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन रह गए? 3। बट नॉर्मल बच्चा सोचेगा कि 4 वैल्यूज गिवन है तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 4। बट 4 इज द रॉन्ग आंसर, करेक्ट इज द, चलो एनीवेज ये स्लाइड में आ गया था, बट ऐसे क्वेश्चन मैं कम करवाती हूँ। ये गैस करोगे? आउट ऑफ Na पॉजिटिव एंड नियॉन विच हैज हायर आयोनाइजेशन एंथैल्पी? Na पॉजिटिव 11 प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन इसके अंदर भी 2 और 8 होंगे, 2,8, क्योंकि एक तो वो लूज ही कर चुका है। और नियॉन में तो वैसे ही 10 प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी 2 और 8 होंगे। तो आपको दोनों की कॉन्फ़िगरेशन तो सेम है। नियॉन की भी क्या होती है? 2, सोडियम की 2,8,1 होती है, बट सोडियम पॉजिटिव की तो कितनी होती है? 2, तो दोनों की कॉन्फ़िगरेशन तो सेम है, बट दोनों का न्यूक्लियर चार्ज अलग है। नियॉन में कितने प्रोटॉन्स बैठे हैं, लेकिन सोडियम में कितने हैं? 11 ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे कि 10 ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे? 11 ही ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे ना। तो Na पॉजिटिव को ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। स्टेबल नोबल गैसेस होती हैं, बट ये भी तो स्टेबल नोबल गैस ही बन गई। Na की कॉन्फ़िगरेशन कुमो 2,8,1 होती है, बट आप Na की बात कर रहे हो या Na पॉजिटिव की बात कर रहे हो? Na पॉजिटिव। तो Na पॉजिटिव का मतलब है वो ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है, तो ये भी नोबल गैस ही बन चुका है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सोडियम पॉजिटिव ने भी नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर ली 2,8, और नियॉन तो है ही नोबल गैस। तो अब कैसे डिसाइड करें कि इसमें से 8 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने मुश्किल होंगे या इसमें से? न्यूक्लियर चार्ज के बेस पे डिसाइड करोगे ना कि नियॉन में जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं, दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ 10 प्रोटॉन। सही बोल रही है कि नियॉन नोबल गैस है, तो नियॉन का जो साइज होगा वो बड़ा होगा, क्योंकि नोबल गैसेस का जो रेडियस होता है वो वंडरवॉल रेडियस होता है, वो बड़े होते हैं। बड़े में से निकालना इजी है, तो मुश्किल किसमें से होगा? ये बताओ कि नाइट्रोजन को आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा क्यों देनी पड़ती है ऑक्सीजन से? अभी करा, बिकॉज नाइट्रोजन एज हाफ फिल्ड। अभी बताया था ना कि नाइट्रोजन हाफ फिल्ड होते हैं, तो वो स्टेबल होते हैं। स्टेबल होने करके उनको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ती है इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए। तो आंसर इज फर्स्ट कि आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन इज मोर देन ऑक्सीजन, बिकॉज नाइट्रोजन इज ऑलरेडी हाफ फिल्ड। वो कहेगा कि मेरे को नहीं रिमूव करना, तो उसको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी नाइट्रोजन को, जबकि ऑक्सीजन तो इजीली कर देगा, क्योंकि ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 2p4। अनस्टेबल नहीं कह सकते, मतलब स्टेबल नहीं है। हाँ हाँ, तभी तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है, तभी तो नाइट्रोजन इजीली रिमूव नहीं करेगा, क्योंकि नाइट्रोजन कहेगा कि मैं क्यों रिमूव करूं, मैं तो स्टेबल हूं, रिमूव करके तो मैं क्या हो जाऊंगा? अनस्टेबल। इसीलिए तो नाइट्रोजन को एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी कि तू रिमूव कर, वो करेगा नहीं ना इजीली। हाँ, नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक। अभी है ना टाइम? है 3 मिनट पड़े हैं, बहुत ज्यादा टाइम।
अगली ट्यूशन शुरू है। आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी है। चलो फिर नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। अब मुझे प्लीज प्रॉमिस करके बताओ कि कल कौन कौन टेस्ट देने आ रहे हैं, क्योंकि फिर मैं तभी क्लास रखूंगी। ये ना हो कल 4:30 कोई ना आए। तुम ही 4:30 कह रहे हो, सॉरी 5:30 कह रहे हो ना तुम लोग, पर 4:30 की जगह बॉयज कह रहे थे 5:30 है ना। अब 4:30 तुम्हें 5:30 में आने में क्या प्रॉब्लम है? हाँ 4:30 चलो मैं ग्रुप में डाल दूंगी, बट मुझे येस और नो बता देना कि कौन आ रहे हो, ठीक है? ये ना हो कि मैं अकेली खड़ी हूँ यहाँ पे। और परसों किसका टेस्ट है? पूरे चैप्टर, ऐसे समझो तुम्हारे स्कूल का टेस्ट है। और दिलचान तूने कौन कौन से टॉपिक का टेस्ट देना? चैप्टर 1 का वो एम्पिरिकल फॉर्मूले वाले, और जो मैं तेरे को लॉज वगैरह थ्योरी वाले क्वेश्चन होंगे याद करके आने। ये ग्रुप में एडिड है, तू इधर आ, एडिड है। देख उस दिन जो बोर मॉडल वाली क्लास लगी थी हैं, जो उस दिन बोर मॉडल वाली क्लास लगी थी जिसका कल का टेस्ट है, वो ये रिकॉर्डिंग्स हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसमें मैंने आपको बताया था कि ये मैं यहाँ तो ये देख मैं दोबारा ही सेंड कर देती हूँ। ये है केमिस्ट्री +1, ठीक है। एक चीज़ ये है, इसका है कल को टेस्ट। अगर इसके न्यूमेरिकल चाहिए वो भी मैं भेज देती हूँ, बोर मॉडल वाले। तो परसों तो देगा चैप्टर 1 के टेस्ट। और सुन, तूने चैप्टर 1 का किस किस का टेस्ट देना है? इधर इधर आ। एक तो वो जो तेरे को मैंने फोटो भेजी थी एम्पिरिकल फॉर्मूले वाले क्वेश्चन, पता है ना, जो तेरे को मैंने अलग से पढ़ाए थे। उसके अलावा ना ये देख, तेरा नंबर कौन सा है इसमें से? क्योंकि मैंने तो तेरे को ऐड नहीं किया। ये है, अच्छा ठीक है। ये क्रिएट न्यू अकाउंट दिलशान, ठीक है। अब मैं इसमें से तेरे को बता रही हूँ कि जो फर्स्ट चैप्टर है ना, एक तो न्यूमेरिकल जो मैंने तेरे को कराए हैं 5 मार्क्स वाले, उसके अलावा ना ये लॉज हैं। ये जो पीडीएफ है ये थ्योरी है, लॉज याद करके आने, पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, ये भी तो याद कर सकता है ना। तो तेरा ये वाला थ्योरी वाला टॉपिक और वो वाले न्यूमेरिकल्स का टेस्ट है परसों, पूरे चैप्टर का नहीं है तेरा, समझ रहा है? तू भी ऐसे कर ले। पर तूने एम्पिरिकल फॉर्मूले वाले क्वेश्चन आते हैं तेरे को, वो जो टेबल वाले हैं? इसको तो मैंने कराए थे ना, करे थे ना, तो तू भी उन दोनों का टेस्ट दे दे अभी, ठीक है? और कल किसका टेस्ट देना है? जो मैंने तुम्हें रिकॉर्डिंग भेजी है, बोर मॉडल वाली, और जो न्यूमेरिकल्स भेज रही हूँ, ठीक है? पढ़ के 2 टेस्ट कुछ करोगे तब भी कुछ समझ आएगा, नहीं तो ऐसे लगता रहेगा कि पीछे वाला आता ही नहीं है। अभी भी कोई अगर कंफ्यूजन हो मुझे मैसेज करके पूछ लेना, ठीक है? क्या क्या नाम है? बस मैं ही डाल देते हैं। बोला नहीं हुआ मैम को? उनको पता है, बस आई डाला वो बीच में हर बार 3-4 बार से। बताया तो है कि डबल टी है, डबल ई है। हाँ डबल ई, फिर डबल ई DEETIY लिखते हैं। मैं बोल दूंगी, मैं ना उनको बोल समझाती हूँ, उनको समझ ही नहीं आता। क्या एक्चुअली वो कहाँ है कॉपी? आई थिंक वो ना मेरे घर पड़ी है, जो जिनसे मैंने भेजा है। इसमें से भी करवा सकती है, वैसे सेम ही है ये भी। एक मिनट,